हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एनफिस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी फ्लेमिंगो बुक जो कि क्लास 12 की है, उसका अनदर चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग व्हिच इज रिटन बाय अनीस जंग। ऑल्दो देयर आर टू स्टोरीज, वन इज ऑफ साहिब आलम हु इज अ रैग पिकर, और एक और कहानी है, वो भी एक छोटे से बच्चे की ही है जिसका नाम है मुकेश। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सो इन दिस story I will be explaining you all the hard words which will come in between, and I'll be telling you each and every line of this particular chapter. So इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा. Although if you people have any doubt, anything in your mind, you people can comment it in the comment section after this video. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी अनीस जंग की, राइट? सो स्टोरी में उन्होंने स्टोलन चाइल्डहुड की कहानी सुनाई है। स्टोलन का मतलब आप क्या समझते हो? जो चोरी हो गया है। और चाइल्डहुड का मतलब क्या है? बचपना, राइट? और अगर आप लॉस्ट स्प्रिंग को देखोगे तो लॉस्ट स्प्रिंग स्प्रिंग कब आता है? हमारे यहाँ पे जो मौसम होते हैं, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, उसमें से स्प्रिंग जो मौसम होता है वो एक ऐसा मौसम होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत बाहर आ जाती है, फूल खिलते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, बहुत शोर शराबा होता है, राइट? लेकिन ये जो शोर शराबा है, ये जो चहचहाहट है चिड़ियों की, ये जो फूलों का खिलना है, वो कहीं खो गया है। तो यहाँ पर अनीस जंग हमें छोटे छोटे बच्चों की कहानियां सुनाती हैं जो एक्चुअली में बहुत बेचारी स्थिति में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपना बचपना खो चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लगा दिए जाते हैं, या फिर वो रैक पिकिंग कर रहे होते हैं, या फिर वो बैंगल मेकिंग कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री में लगा दिए जाते हैं, मोमोज के ठेले लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, उनका बचपना तो कहीं ना कहीं खो गया है ना, जस्ट बिकॉज उनके घर से प्रेशर उनको ये मिल रहा है कि उन्हें क्या करना है, कमाना है, अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है, राइट? सो अनीस जंग हमें यहाँ पर उन बच्चों की कहानियां सुनाएंगी या उन बच्चों की कहानियों को नरेट करेंगी जो कि अपना बचपना कहीं ना कहीं खो चुके हैं और जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑथर अनीस जंग, she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. So she was born in 1964 in Rourkela, और उन्होंने अपना बचपन या अपनी जो जवानी है वो हैदराबाद में ही गुजारी है. She received her education in Hyderabad and the United States of America. अब इन्होंने जो अपनी हायर एजुकेशन करी हैं वो समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर वर्ड टू वर्ड कि ये इन्होंने हैदराबाद में कंप्लीट करी, उसके बाद फिर she went USA for her higher education. नाउ हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. इनके दोनों मम्मी पापा जो थे वो लेखक थे. शायद यही खूबसूरत कला इनके अंदर भी आई थी और ये भी एक लेखिका बनी. अनीस जंग began her career as a writer in India. अनीस जंग ने अपना जो करियर शुरू किया था राइटर के तौर पर ही शुरू किया. मतलब जैसे बहुत सारे लोग टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, लॉयर होते हैं, बट शी वॉज अ राइटर. मम्मी पापा राइटर थे और इन्होंने भी अपनी शुरुआत करियर की राइटिंग से ही करी, राइट? And that is in India only. She has been a writer and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. तो आप देख सकते हो she was a famous editor also. ठीक है, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के लिए भी लिखती थी और साथ ही साथ में उन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड के लिए भी काफ़ी सारी जो आर्टिकल्स हैं वो लिखी हैं और इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stolen of Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding party and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो इस कहानी में उन्होंने एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिखा है. एक्सर्प्ट बोलते हैं एक छोटे से हिस्से को. उनकी बुक का ये एक्सर्प्ट है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. तो लॉस्ट स्प्रिंग में से उन्होंने जो छोटा सा हिस्सा उठाया है वो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. कहानियां बचपने की, उन बचपनों की जो कि खो चुके हैं या जिनसे उन बच्चे से उनका बचपना चुरा लिया गया है. Here she analyzes the grinding party and traditions which condemn these children to a life of exploitation. का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके आसपास का जो माहौल है, उनके जो रिवाज हैं या फिर उनकी जो गरीबी है, ये इसका कारण है कि वो अब अपना बचपना जो है वो पूरी तरीके से खो चुके हैं. सो ये एक बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए कि वो कहाँ जन्मा है और किस तरह का माहौल उसको मिल रहा है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से वो बच्चा बड़ा होता है. और अगर बचपन में ही हमको
एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो बड़े होकर के हमारे थॉट्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट मैक्सिमम आर फ्रॉम दोज ओनली। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। यहाँ पर कहानी शुरू होती है और ये कहानी है साहिब आलम की। साहिब आलम जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, राइट? And the name of the part of the story is sometimes I found a rupee in garbage. तो अब साहिब आलम क्या है? साहिब आलम एक कूड़ा बिनने वाला है, और क्योंकि वो एक कूड़ा बिनने वाला है तो वो गार्बेज को ही तो छानेगा। तो जब वो गार्बेज को छानता है तो उसे एक रुपी मिल जाता है, जो उसके लिए सोने से कम नहीं है। आप सोचो ना, जिसकी जिंदगी में कुछ ना हो उसको 1 रुपया भी मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत होता है। तो कभी कभी मुझे गार्बेज के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है जो मेरे लिए सोने के बराबर है, right? So let's begin with this. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Now who's I in these lines? यहाँ पर ये जो I है ये कोई और नहीं है बल्कि अनीस जंग है, because she is only narrating the story, right? तो वो कहती है तुम ये क्यों करते हो? मैंने साहिब से पूछा। कौन साहिब? जिसका सामना मुझे हर रोज होता है उसी कूड़े के ढेर में जहां पर वो अपने गोल्ड को छानता रहता है। अब क्यों अनीस जंग यहाँ पर कूड़े के ढेर में से निकलने वाली चीजों को गोल्ड बोल रही है? क्योंकि ऑब्वियसली जिसके पास कुछ नहीं है उसको अगर 1 रुपए 2 रुपए भी मिल जा रहे हैं तो वो उसके लिए कोई सोने से कम नहीं है। आप जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हो, कमाते जाते हो, तो आपके लिए चीजें भी बदलती जाती हैं, आपके लिए बड़ी चीजें छोटी चीजें भी बदलती जाती हैं। तो वही यहाँ पर कह रही हैं कि साहिब आलम के लिए कूड़े के ढेर में से 1 रुपया निकाल लेना ही कोई सोने से कम नहीं है। तो स्क्राउंजिंग का मतलब आई हैव रिटन सर्चिंग, है ना? आप ऐसे ऐसे करके छानते हो ना उसको। तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. अब ना, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया है बहुत समय पहले। उसका जो घर है वो हरी भरी जो फील्ड्स हैं उनके बीच में है, और ये हरी भरी जो फील्ड्स हैं ये किसकी हैं? ये ढाका की हैं। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है? और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब साहिब जो है वो इस चीज के बारे में नहीं सोचता या उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आता। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी। नाउ there were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो अब साहिब आलम से ऑब्वियसली चलते फिरते जब अनीस जंग की मुलाकात यहाँ पे साहिब आलम से होती है तो साहिब आलम उनको बहुत कुछ बताता है, और साहिब आलम ने ही उन्हें ये भी बताया है कि मैं वहाँ पर इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर बहुत आंधी तूफान आते हैं और मेरा घर और मेरे खेत भी उड़ गए थे तूफान में, और मेरी मम्मी ने ही मुझे ये बताया है यही वजह है कि हम लोग वहाँ से यहाँ चले आए हैं। कहाँ चले आए हैं? एक सिटी में, और सिटी में भी क्या ढूंढने के लिए आए हैं? गोल्ड। और यहाँ पर गोल्ड का मतलब है सर्वाइवल। सो इस बड़ी सी जगह पर, बड़ी सी दुनिया में वो अपना सर्वाइवल ढूंढने आए थे, अपने लिए एक अच्छी जिंदगी ढूंढने आए थे, जो कि उन्हें बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के ग्रीन फील्ड्स में नहीं मिल रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू देम, अगर वो एक बड़ी सिटी में आकर के रहते हैं तो वहां पर पैसे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और यही वजह थी कि वो जगह छोड़ करके यहाँ पर आ गए। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंडीशंस वहाँ की और सर्वाइवल, इन दो चीज़ों ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो अपनी जगह छोड़ करके इस बड़ी सिटी में एक उम्मीद लेकर के आए। I have nothing else to do, he mutters, looking away. मेरे पास तो और कुछ नहीं है करने के लिए, वैसे धीमी आवाज में बोलता है। जब अनीस जंग उससे सवाल पूछते हैं तुम ये क्यों करते हो, तो वो अनीस जंग को क्या बोलता है? क्योंकि मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए, तो मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ कूड़ा बिनने के अलावा कुछ और आता ही नहीं ना। अब यहां पर ये लिखा हुआ है लुकिंग अवे। व्हाट डज इट मीन? लुकिंग अवे का मतलब है साहिब आलम इज ऑल्सो शाय। साहिब आलम जो है वो थोड़ा सा शर्मिंदा है, उसे भी ये काम पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास कुछ और करने के लिए नहीं है इसलिए वो यही काम करता है। नाउ गो टू स्कूल, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब जब अनीस जंग को
साहिब आलम रिप्लाई करता है कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने के लिए। तो अनीस जंग उससे बोलती है तो स्कूल जाओ ना। और ये मुंह फट होकर के ग्लिबली, मतलब बिना सोचे समझे अनीस जंग ने बोल दिया। उनके दिमाग में एक बार ये भी थॉट नहीं आया कि ये जो उनकी सोच है वो कितनी हॉलो है, जो बात उन्होंने कही है वो कितनी खोखली है। वो इन बच्चों के ऊपर तो अप्लाई होती नहीं, क्योंकि ये बच्चे गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है और इनके एरिया में कोई स्कूल नहीं है, तो ये स्कूल कैसे जाएंगे। Now, there is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. अरे मेरे 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 नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। साहिब आलम कहता है जब वो बनाएंगे तो मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं जाऊंगा। तो दे का मतलब है दी पीपल जो उनसे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, जिनको उन एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, राइट। सो दे विल मेक। तो साहिब आलम का ये कहना है कि जब मेरे स्कूल की बात आती है तो मैं यही कहूंगा कि मेरे नेबरहुड में अगर कोई स्कूल होता तो मैं जाता, तो जब होगा तब मैं जाऊंगा, अभी नहीं है तो मैं नहीं जाता। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अब अनीस जंग उससे बोलती हैं अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, लेकिन ये बात अनीस जंग ने मजाक में बोली थी, मतलब ऐसे लाइक इट्स लाइक बोल दिया, ठीक है, फन फन में। Yes, he says, smiling broadly. अब साहिब आलम का जो मुंह है वो इतना लंबा स्माइल कर रहा है कि हाँ मैं आऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा, मुझे तो पसंद आएगा स्कूल में आना। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. अब अनीस जंग क्या दिखती है कि कुछ दिन बाद एक छोटा सा बच्चा उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो कौन है? साहिब आलम। और वो उनसे बोलता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। सो अनीस जंग यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो, अगर आप किसी से कोई वादा करते हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये होप बैठ जाती है, और जिस होप को आप पूरा नहीं कर सकते, अगर आप वो वादा करते हो तो आपका रिएक्शन उस पर क्या होता है। तो अनीस जंग ने जो वादा किया था, जो बिल्कुल खोखला था, जो शायद पूरा हो भी नहीं सकता था, बिकॉज अनीस जंग वॉज नॉट दैट केपेबल ऑफ मेकिंग अ स्कूल, राइट। तो शी वॉज लाइक कि अभी मैं क्या करूं। जब साहिब आलम उनसे ये पूछने के लिए आया है कि क्या आपका स्कूल तैयार है, तो अनीस जंग का यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है कि बहुत समय लगता है स्कूल बनाने में, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनता। और ये बोलते बोलते वो बहुत ही शर्मिंदा हैं कि उन्होंने कैसा खोखला प्रॉमिस इस बच्चे से कर दिया है। विल शी एवर बी एबल टू मेक अ स्कूल फॉर हिम? But promises like mine abound in every corner of his bleak world. फिर अनीस जंग बोलती है लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिसेस, जैसे आज मैंने उससे बोल दिया कि मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे, तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे जो वादे हैं वो अबाउंड हैं, बहुत सारे घिरे हुए हैं वादे ऐसे, या बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो इन लोगों से किए गए हैं या इनके खोखले वर्ल्ड से किए गए हैं, जो कभी पूरे नहीं होने। तो हो सकता है इनको बहुत सारे लोगों ने सपना दिखाया हो कि तुम्हारे घर बन जाएंगे, तुम्हारे यहाँ प्रॉपर पानी आएगा, तुम्हें प्रॉपर खाना मिलेगा, लेकिन क्या आज उन लोगों को वो मिल रहा है? नहीं। तो अनीस जंग कहती है जो खोखले वादे उनसे किए गए थे उन्हीं में से एक खोखला वादा मेरा भी है, क्योंकि ऐसे फेक प्रॉमिसेस बहुत सारे लोग इनसे आकर के करते हैं। Now, after months of knowing him, I asked him his name. तो अनीस जंग अब यहाँ पे देखो क्या बोलती हैं। अब होता है ना, दो लोग आपस में मिल रहे हैं, उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बट दे डोंट नो देयर नेम। सो जब काफी दिन हो गए, ठीक है, इससे मिलते मिलते तो अनीस जंग उससे पूछ ही लेती है तुम्हारा नाम क्या है। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। उसने बोला साहिब आलम, साहिब आलम है मेरा नाम, राइट। ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस। अब अनीस जंग बड़ी हैरान है, इस बच्चे को ये नहीं पता कि इसका जो नाम है उसका मतलब क्या है। अनीस जंग इज रियली वेरी शॉक्ड। He knew its meaning, Lord of the universe. He would have a hard time believing it. अगर इस बच्चे को ये पता चल जाए कि इसके नाम का बोलते हैं ना, नाम का बहुत असर होता है, तो अनीस जंग यहाँ पर थोड़ी सी सैड दिखाई दी है और इमोशनल दिखाई दी है। वो कहती है कि जब उस बच्चे ने घोषणा किया, स्टेटमेंट दिया मेरा नाम है साहिब आलम, तो अनीस जंग कहती है यहाँ पर कि मुझे एक बार थॉट आया, अगर इस बच्चे को अपना नाम पता चल जाए या नाम का मतलब पता चल जाए तो फिर
उसे यकीन नहीं होगा। क्यों यकीन नहीं होगा? क्योंकि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड। ऐसे इंसान के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, स्कूल जाने को नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है। इसलिए अनीस जंग कहती हैं कि उसको ये बिलीव करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Or the months I have come to recognize each of them. अब अनीस सिंह यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप देखो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ या नहीं पहुंचा पा रही हूँ। उसे पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। वो यूनिवर्स का लॉर्ड है और वो क्या करता रहता है, वो घूमता रहता है गलियों में अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्तों को वो यहाँ पर आर्मी ऑफ बेयरफुट बोल रही हैं। व्हाट डज इट मीन? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हो? आर्मी। एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, और उनके पैर नंगे, उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा, तो उसके जो दोस्त हैं वो सब नंगे पैर घूमते हैं। साहिब आलम भी वैसा ही है। सुबह सुबह आते हैं जैसे चिड़ियां आ जाती हैं और उसके बाद दोपहर तक गायब हो जाते हैं अपना काम करके। और अनीस जंग यहाँ पे ये भी कहती है कि मुझे तो महीनों लग गए हर एक को पहचानने में कि कौन 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 क्या है, क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े अजीब से पहने हुए हैं, पैरों में चप्पलें नहीं हैं, अभी तो टूटी हुई हैं। They look so deadly. तभी अनीस जंग कह रही है कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था सबको पहचानना। Why aren't you wearing चप्पल? अब एक दिन अनीस जंग फिर क्वेश्चन उससे पूछती है, सवाल बहुत पूछती है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? आई आस्क वन, उनमें से वो जो आर्मी थी, आर्मी ऑफ बेयरफुट, उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहन रहे, या तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी हैं? My mother did not bring them down from the shelf. तो बहाना क्या बना रहा है? हाँ ठीक है, वो मेरी अलमारी में रखी हुई है, अलमारी के ऊपर, तो मेरी मम्मी जो है ना वो मेरे को उतार के देती नहीं है। He answers simply, उसने सीधे बोला मम्मी उतार के नहीं देती है तो मैं पहनता ही नहीं हूँ। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब अनीस जंग कहती है कि मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही उन्हीं बच्चों में से एक दूसरे बच्चे ने सवाल दिया कि अगर इसकी मम्मी इसको उतार करके दे भी देंगी जूते पहनने के लिए तो भी ये नहीं पहनेगा, इसे फेंक देगा। और ये वो बच्चा है जो इस बात का जवाब दे रहा है जिसने खुद जूते तो पहन रखे हैं, लेकिन उसके पैर में जो जूते हैं वो अलग हैं। एक पैर में दूसरा जूता है और एक पैर में दूसरा जूता है, कुछ इस तरह का। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने इस पे बोला कि ऐसा है तुम फेंक दोगे, तो उसने अपने पैरों को ऐसे क्रिस क्रॉस कर लिया कि वो मुझे कुछ बोल ना पाए। I want shoes, say a third boy who has never owned a pair of his life. अब अनीस जंग जब इन बच्चों से बात कर रही है तो तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे ना बहुत मन है कि मेरे पास भी मेरे खुद के जूते हों, जिसको आज तक कभी शूज नहीं मिले। कहता है मुझे चाहिए, मुझे शूज चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It's not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब अनीस जंग कहती है कि मैं बहुत सारी कंट्रीज में घूमी हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो नंगे पैर ही घूमते हैं सिटीज पे, रोड्स पे, गांव की सड़कों पर। आई डोंट नो व्हाई। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये पैसों की कमी की वजह से किया जा रहा है। आई थिंक ये मतलब उनको जो आंसर्स मैक्सिमम मिलते हैं सुनने के लिए वो ये कि हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम नंगे पैर घूमते हैं, राइट? सो शी इज सेइंग इट लाइक दिस कि आई थिंक एक रिवाज बन चुका है नंगे पैर घूमना। ये एक एक्सप्लेनेशन है हर एक बच्चे का, जिससे भी पूछ लो भाई नंगे पैर क्यों घूम रहे हो, हमारे यहाँ तो ऐसे ही घूमते हैं, ये सबको कहता है। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। मुझे समझ नहीं आता, मुझे हैरानी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है बात को टालने का, कि वो कितने गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कहीं कोई उनकी गरीबी को जान ना ले। I remember a story
of a man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. अब अनीस जंग ये कहानी सुनाते सुनाते साहिब आलम की कुछ याद करने लगती हैं और याद करते करते बताती हैं कि उदुपी की बात है, राइट। एक आदमी था, उसने अनीस जंग को क्या बोला यहाँ पे देखिए, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। उसने बताई थी कि जब वो यंग था, जब वो जवान था, वो अक्सर कहाँ जाया करता था, टेम्पल से होकर के गुजरता था। उस टेम्पल में उसके जो पिताजी थे वो एक पुजारी थे, और जब वो उस मंदिर से गुजरता था तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता था और कहता था भगवान प्लीज मुझे ना जूते दे दो, मेरे पास जूते नहीं है पहनने के लिए। तो वो वहां पे रुकता था और पूरी फुर्सत से वहां पे बैठ करके प्रेयर करता था कि भगवान जी मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते दे दो। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अब अनीस जंग कहती हैं 30 साल बाद जब मैं उस टाउन में विजिट करती हूँ तो नज़ारा ही कुछ डिफरेंट होता है। उस टाउन में, उस टेम्पल में जब वो विजिट करती हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, एक ऐसी जगह जो अब डेसोलेशन में चली गई है, मतलब जो पूरी तरीके से खाली है, खोखली है। और अगर उसके बैकयार्ड में देखा जाए तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक नया पुजारी रहता है, और यहाँ पर रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई है। एक यंग बॉय है ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, मतलब उसने अच्छे से यूनिफॉर्म पहनी हुई है, स्कूल यूनिफॉर्म है, उसने सॉक्स पहने हैं, शूज पहने हैं और हाफता हुआ आता है, पैंट करता हुआ, और अपने बैग को फेंक देता है फोल्डिंग बेड पर। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. अब जब अनीस जंग इस बच्चे की तरफ देखती हैं तो उन्हें याद आता है कि कैसे वो जो लड़का था वो प्रेयर करता था हर बार जब वो मंदिर से गुजरता था कि भगवान जी मुझे प्लीज जूते दिला दो। और अब फाइनली उसकी ये जो तपस्या है या फिर जो उसकी प्रार्थना है वो पूरी हो चुकी है, और अब वो ये प्रार्थना करता है कि भगवान प्लीज मुझे कभी भी ना ये लूज मत करने देना, लूज मत करने देना, मतलब अब मैं नहीं खोना चाहता इसको, मुझे ये मिल गया, अब नहीं चाहता मैं कि ये मेरे पास से जाए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो भगवान है या जो देवी माँ है उन्होंने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। आजकल के जो जवान बच्चे हैं, जो प्रीस्ट के बच्चे हैं, वो अब अच्छे शूज पहनते हैं, अच्छे सॉक्स पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। एक समय था जब उनके पास पहनने के लिए पैरों में जूते नहीं थे, बट नाउ दे हैव। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो कह रही है कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें डेवलपमेंट आपको साल दर साल देखने के लिए मिला, कुछ की मन्नतें मुरादें पूरी हो गई, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो सेम उसी पेस पर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, और अभी भी आज वो बिना जूतों के घूम रहे हैं, और आज भी वो उन्हीं सेम एक्सक्यूज के साथ हैं कि अरे वो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए बोलते हैं कि ये तो हमारा रिवाज है, हम चप्पलें नहीं पहनते, हम जूते नहीं पहनते। तो अनीस जंग यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है, टाइम डेवलपमेंट के साथ चीजें बदली, लेकिन कुछ अभी भी वहीं के वहीं रह गई हैं। Now, my acquaintance with a barefoot ragpicker leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Now, my acquaintance का मतलब होता है जान पहचान। किससे जान पहचान बन गई उनकी? साहिब आलम से। साहिब आलम और उसकी वो आर्मी जो नंगे पैर चलती है। तो कह रही है मेरी जो जान पहचान थी इन नंगे पैर रैगपिकर से, कूड़ा बिनने वालों से, लीड्स मी टू सीमापुरी, ये मुझे कहाँ लेकर के चली गई? सीमापुरी। जिस जगह पे वो रहती है और जिस जगह पे सीमापुरी है तो वो एक ही है, तो वो दिल्ली ही, लेकिन बहुत दूर। और अगर आप यहाँ पे जहाँ पे अनीस जंग रहती हैं और सीमापुरी को अगर आप देखोगे तो आपको वहां पर जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा।
कहाँ है सीमापुरी? सीमापुरी इज द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी का मतलब होता है जो किनारे छोर पे बसे हुए घर होते हैं या लोग होते हैं जहाँ पे रहते हैं, उसको आप पेरिफेरी बोलते हो। तो यही कह रही हैं कि अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। है तो दिल्ली से जुड़ा हुआ दिल्ली का किनारा सीमापुरी, लेकिन उसको अगर आप देखोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वो बहुत दूर है। दिल्ली इतना डेवलप और वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल मतलब एक ऐसे एंड पे जी रहे हैं जहां पे हर कुछ नेग्लेक्टेड है। नाउ those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। अब देखो अनीस जंग यहाँ पर क्या कह रही है कि बहुत सारे मतलब साहिब आलम as his and his family was not the only one, ठीक है, जो कि बांग्लादेश से भाग करके यहाँ पर आई थी। There were so many, right? यहाँ पे स्क्वाटर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि अनलॉफुली किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग को या किसी पर्टिकुलर जगह को एक्वायर कर लेता है ना। सो दोज हु लिव हियर, अब यहाँ पर अनीस जंग जो हैं वो ये कहती हैं कि ये जो लोग हैं जो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली में रहते हैं, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, वो इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं। ये बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब आलम की भी फैमिली उनमें से एक है। इसका मतलब यह है कि साहिब आलम की फैमिली के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, अ वेस्टलैंड। तो अनीस जंग ये भी कहती हैं कि उस समय सीमापुरी जंगल हुआ करता था, वहां पर कुछ नहीं था, एक बेकार सी जगह थी जहां पर लोग अपना कूड़ा वूड़ा फेंकते थे। इट स्टिल इज, और वो अभी भी वही जगह है जहां पर सिर्फ कूड़ा फेंका जाता है, जहां पे लोग अपने घर का कूड़ा वूड़ा निकाल करके जो डस्टबिन में डालते हैं और उस कूड़े को वहां पर डाला जाता है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 ragpickers। अब यहाँ पर वो आपको बता रही हैं कि किस तरह के हालात हैं जिसमें ये लोग रहते हैं। घर हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, छतें हैं जिन पे टीन पड़े हुए हैं, या फिर टैपिलिन्स पड़े हुए हैं। टैपिलिन्स आप बोल सकते हो एक हैवी वाटरप्रूफ क्लॉथ को, ठीक है, तिरपाल हिंदी में बोलते हैं। एंड डिवॉइड ऑफ सीवेजेस। अब अगर आप वहाँ की जो सीवेज देखोगे, जो नालियाँ हैं वो पूरी तरीके से चोक हो चुकी हैं, भर चुकी हैं, उसमें सिर्फ गंद ही गंद है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। तो वहाँ पे गंदी गलियों में 10,000 के आसपास रैक पिकर हैं जो वहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। बोल रही हैं कि 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ये लोग बिना किसी आइडेंटिटी के यहाँ पे रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, इनके पास कोई परमिट्स नहीं है, बट विद राशन कार्ड। आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है उनका राशन कार्ड, जिसकी बदौलत मतलब उनको खाना पानी मिल जाता है। और शायद ये उनको उन लोगों ने दिया है जो कभी वोट के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर मांगने आ जाते हो। So it is written without permits but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain। तो लोग आते थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, वो आए यहाँ पे वोट बैंक के नाम पे वोट लेकर के इनसे चले गए और इनको आइडेंटिटी के नाम पे एक राशन कार्ड थमा दिया कि ये है राशन कार्ड, जाओ जा करके राशन ले लेना, बस। और कुछ नहीं है इनके पास, मतलब ये यहाँ के है ही नहीं, इनके पास यहाँ की कोई आइडेंटिटी नहीं है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। अब यहाँ पर अनीस जंग कहती हैं, और हो भी क्यों ना, अगर इन लोगों को आप देखोगे तो इन लोगों के लिए खाना ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिटी नहीं। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपना पेट भरना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आइडेंटिटी मिल भी जाएगी तो भी क्या फायदा, व्हाट्स द नीड ऑफ दिस, जब आपके पास भरपेट खाने के लिए खाना ही नहीं होगा। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। कह रहे हैं कि अगर दिन के एंड में, आखिर में, हम हमारी फैमिलीज को भरपेट खाना खिला देते हैं and go to bed without an aching stomach, और बिस्तर पे चले जाते हैं बिना पेट में दर्द के, और ये पेट में दर्द किस वजह से हो रहा है कि हमको खाना ही नहीं मिला। See a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी। अनीस जंग ने
यहाँ पर जब इनसे सवाल पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वहां पर जो औरतें हैं उनमें से एक औरत ने अनीस जंग को आंसर क्या दिया है कि हमारे लिए आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, हमारे लिए खाना मैटर करता है। पूरे दिन के एंड में एक भरपेट या मुट्ठी भर भी आप बोल सकते हो खाने को मिल जाए और बिना पेट में दर्द हुए आप जाकर के बिस्तर पे सो जाओ कि आपका पेट में खाना चला गया है, तो यही हमारे लिए सफिशिएंट है। वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव नो ग्रेन। तो कहते हैं मान लीजिए हमें कोई ऐसी जगह भी मिल जाती जहां पर हमें आइडेंटिटी मिली होती लेकिन दाना पानी ना मिल रहा होता, तो हम वहां पर रह करके भी क्या करते। तो हमारे लिए रहने के लिए यही जगह सही है जहां पर एटलीस्ट हम लोग को दिन के एंड में एक प्लेट खाना तो मिल जाता है और हम सुकून से सो तो जाते हैं बिना पेट दर्द के, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी औरतें हैं जो ग्रुप्स में बैठी हुई हैं, ठीक है। टैटर्ड साड़ीज यहाँ पर बोला गया है, टैटर्ड का मतलब होता है फटी चिथड़ी, है ना। तो ऐसे साड़ियाँ पहनी हुई हैं औरतें, उनमें से एक औरत है वो उनको जवाब दे रही है जब उन्होंने ये सवाल पूछा है तो, कि उन्होंने क्यों ढाका की वो ब्यूटीफुल फील्ड्स छोड़ दी। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. कहती हैं जहाँ पे हमें खाना मिल जाता है वहीं पर ही अपने टेंट लगा लेते हैं जो हमारे टेम्परेरी घर का काम करते हैं। Children grow up in them, बच्चे उसी में ही पलते हैं, बढ़ते हैं। Becoming partners in survival, और वो भी जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसी तरीके से वो एक दूसरे के पार्टनर्स बन रहे हैं। मतलब वहीं पे उसी टेंट में रहते हैं, वहीं शादियाँ होती हैं, वहीं बच्चे होते हैं, वहीं पे ही सर्वाइवल चल रहा होता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। अगर आप सीमापुरी के किसी भी घर में चले जाओ तो वहां पर आपको सर्वाइवल का मतलब सिर्फ एक ही समझ में आएगा, वो ये कि भाई खा लो, और उस खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूड़ा बिनना पड़ेगा। Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप सीमापुरी की बात करते हो तो सीमापुरी के लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि अगर आपको वहां पर जिंदगी गुजारनी है तो आपको कूड़ा बिनना पड़ेगा। और सालों से अब ये इनका एक आर्ट बन चुका है, क्योंकि इस काम में ये बहुत ही प्रोफेशनल हो चुके हैं और ये काम बहुत अच्छे से आता है। इनके लिए गार्बेज का मतलब है सोना। इनको उसमें कुछ भी नया मिल सकता है, दे कैन गेट एनीथिंग न्यू देयर, चाहे वो पैसा हो चाहे वो चीजें हो, और ये इनके लिए रोज का खाना है। A roof over their head, even if it is a leaking roof. एटलीस्ट उनके सर पे छत तो है, भले ही वो टपक क्यों ना रही हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। अब यहाँ पर जो अनीस जंग है वो कहती हैं कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए गार्बेज का मतलब सर्वाइवल है, लेकिन अगर आप बच्चों को देखोगे तो उनके लिए गार्बेज की डेफिनेशन पूरी डिफरेंट है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपए मिल जाता है या 10 रुपए का नोट मिल जाता है, और जब वो ये बोलता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब आप वहां पर सर्च कर रहे हो और आपको एक कोई सिक्का मिल जाता है तो फिर आप और सर्च, जैसे आप इमेजिन करो कि आप एक गार्बेज कचरे को ऐसे कुरेद रहे हो और वहां पर आपको एक सिल्वर का सिक्का मिल जाता है, तो फिर आप सोने का ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो, राइट। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज बीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे नीजन कहती हैं बच्चों के लिए गार्बेज की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। उनके लिए वंडर से भरी हुई दुनिया है, आज कुछ मिल रहा है, कल कुछ मिलेगा, परसों कुछ और फिर कुछ नया, और हर बार उनकी जिंदगी में कुछ नया होगा। For the children it is wrapped in wonder. बच्चों के लिए एक चीज है जो पूरी तरीके से बंधी हुई है और इसके अंदर बहुत सारे वंडर्स हैं जो इनके इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें, बहुत सारे सरप्राइजेस। वहीं जो एल्डर्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गार्बेज का मतलब है सर्वाइवल। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. Now, एक
सुबह अनीस जंग देखती हैं कि साहिब क्या कर रहा है। वो एक गेट के पास खड़ा हुआ है और वो गेट एक नेबरहुड क्लब का है। वहां पर बच्चे अक्सर खेलने के लिए आते हैं और वो दो जो यंग बच्चे हैं उनको खेलते हुए देख रहा है, जिन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। वो टेनिस खेल रहे हैं। अनीस जंग से साहिब आलम कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, धीमे से, और बहुत सैटिस्फाइड दिख रहा होता है वो उस गेम को देखते हुए कि कैसे खेला जा रहा है, किस तरीके से। लेकिन वो ना फेंस के दूसरी साइड है, दीवार के उस साइड ही है जहां पर एक बैरिकेड लगा हुआ है कि आप अंदर नहीं जा सकते। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड। मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता है। मतलब उसने अपनी ये चोरी को स्वीकारा है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं चोरी छुपे वहां पे जाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। कहता है जो गेट कीपर है ना वो मुझे झूले पे झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब साहिब ने टेनिस शूज पहने हुए हैं जो बड़े ही अजीब लग रहे हैं, क्योंकि उसकी जो शर्ट है वो तो बड़ी ही मैली कुचाली मटमैली सी फटी चतड़ी है, लेकिन जो शूज हैं वो बड़े अच्छे हैं, नए नए लग रहे हैं। Someone gave them to me. कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। He says in the manner of explanation. जब अनीस जंग उसके कपड़ों को देखती है और उसके जूतों को देखती है तो वो समझ जाता है कि अनीस जंग को थोड़ा सा डिफरेंट तो लग ही रहा होगा कि मैंने पैरों में कुछ और पहना हुआ है। तो वो अनीस जंग को एक्सप्लेनेशन देता है कि किसी ने मुझे दिए हैं ये। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज। सच तो ये था कि वो जो जूते थे वो किसी के फेंके हुए थे, किसी अमीर बच्चे के। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. तो अनीजिंग यहाँ पे भी कहती हैं कि अमीर बच्चों के देखो कितने शौक होते हैं कि अगर उनको जूते में एक हल्का सा छेद भी दिख जाएगा तो वो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं कि मैं ये नहीं पहनूंगा, और वो गरीब बच्चे उसे एक बहुत बड़ा बून समझ करके अपने पास रख लेते हैं। तो अनीस जंग को दिमाग में ये थॉट आता है कि ये एक अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड शूज़ हैं जिसमें एक छेद है और इसी वजह से उसने ये इसको दे दिए हैं, उसे पहनने से मना कर दिया था। लेकिन उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कोई छेद है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. तो अनीस जंग कहती है एक बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी जूते ही नहीं पहने हो, उसको अचानक से जूता मिल जाए, भले ही उसमें एक छेद है या वो खराब है, उसके लिए तो यही ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है ना, कि उसका जिंदगी का सपना पूरा हो गया कि वो जूते पहना है, वो भी टेनिस के। But the game he is watching so intently is out of his reach. अब अनीस जंग यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी है, देखो जूते दोस्त को मिल गए, लेकिन जो गेम को वो रोज रोज निहार रहा है ना, वो गेम उसकी पकड़ का नहीं है। मतलब वो चाहे भी तो वो उस गेम को नहीं खेल सकता क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. अब कह रही है इस सुबह मैंने साहिब को देखा, साहिब एक मिल्क बूथ के पास खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक कैनिस्टर था। I now work in a tea stall डाउन द रोड, वहां नीचे रोड पे नीचे मैं वहां पर काम करता हूँ एक चाय की दुकान पर। He says pointing in the distance, दूर की तरफ उनको उंगली पे इशारा करते हुए दिखाता है कि वहां मैं नौकरी करता हूँ। I am paid 800 rupees and all my meals, मुझे 800 रुपए मिल जाते हैं महीने के और मेरा सारा खाना भी वो देते हैं। Does he like the job? लेकिन क्या उसे ये जॉब पसंद है? I ask someone gave them to me. Okay, wait. अनीस जंग ने ये थॉट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जरूर लाया होगा कि क्या उसको ये जॉब पसंद है। His face I see has lost the carefree look. अनीस जंग सोच रही है कि सच में ये बच्चा इस जॉब को पसंद भी कर रहा है। उसके चेहरे से वो एक जो एकदम बेबाक सा जो एक रिएक्शन रहता था वो क्या भी है, वो एकदम चिंता फ्री जो रिएक्शन रहता था क्या उसके फेस पे अभी भी है? नहीं, उसके चेहरे से वो केयरफ्री लुक जा चुका है। The steel canister seemed heavier than the plastic bag he would carry so lightly. अनीस जंग कहती हैं जो स्टील कैनिस्टर उसने ले रखा हुआ है वो उसके उस प्लास्टिक बैग से बहुत भारी है जिसको लेकर के वो कूड़े बिना करता था। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall. ये सारी चीजें वो यहाँ पर बोल रहा है, राइट? सो जो भी हमारी आगे की स्टोरी बची हुई है, रेस्ट वन, we'll be covering it in the next video. And अगर आप स्टूडेंट्स CUET की प्रेपरेशन कर रहे हो
तो आपकी प्रेपरेशन 12th के साथ कंप्लीट हो सकती है बाय जस्ट डूइंग वन थिंग। आप एक बैच में एनरोल कर सकते हो, उस बैच का नाम है समर्थ, जो कि आपको अड्डा की ऐप पर मिल जाएगा, राइट। तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, अंडरग्रेड एग्जाम्स में जाएंगे, CUET में जाएंगे और CUET साइंस पे जाएंगे। आपको यहाँ पे ये बैच दिख रहा है समर्थ बैच, ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ जुलाई से, राइट। ये बैच आपका 8922 का ज़रूर है, लेकिन आप इस बैच को कम पैसे में भी खरीद सकते हैं बाय यूजिंग वन कोड Y484, और ये बैच आपको 8712 रुपीज़ में मिल जाएगा, राइट। सो अभी यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो रखा है, क्या हो रखा है साहिब के साथ। अभी साहिब ज़रूर नौकरी करता है एक चाय की शॉप में, लेकिन अब उसके पास जो प्लास्टिक बैग है, राइट, वो बहुत हल्का था इन कंपैरिजन टू दिस कैनिस्टर। अब जो साहिब आलम है वो उतना फ्री नहीं रहा, आज़ाद नहीं रहा, वो अपनी आज़ादी खो चुका है। ऑल्दो उसको एक अच्छी जॉब मिल गई है, वो कमा रहा है, लेकिन उसने अपनी आज़ादी को सैक्रिफाइस कर दिया है। अनीस जंग उससे पूछती हैं, डज ही लाइक दिस जॉब? आई आस्क, his face I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to a man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अनीस जंग कहती हैं कि उनको यहाँ पर बुरा लग रहा है साहिब आलम के लिए कि भले ही उसे जॉब मिल गई है, लेकिन अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। वो अब जो बेबाक और बिना टेंशन के घूमा करता था इधर उधर, वो अब वो नहीं कर सकता। अब वो 800 रुपये में किसी और के अंडर काम कर रहा है, और अब उसका मास्टर कोई और है, अब उसका मास्टर वो खुद नहीं। तो भले ही अनीस जंग को वो ये कह रहा है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं काम करता हूँ, लेकिन अब वो खुशी उसके चेहरे पे देखने के लिए नहीं मिल रही जो कि हमेशा उसको मिलती थी। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। विल मीट अगेन विद अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।